लेट्स लुक एट सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पहले हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये हैं कौन? गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हर 10 साल में जो सेंसस होता है उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। डेथ्स और बर्थ के बारे में ये रिकॉर्ड्स रखते हैं और इम्पॉर्टेंट डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, लैंग्वेजेस, एजुकेशन लेवल, जॉब्स एक्सेट्रा। और इम्पॉर्टेंट पोजीशन क्यों है? क्योंकि जो डेटा है ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को प्लान्स बनाने में, लोगों को बेनिफिट्स देने में, किस तरीके की स्कीम्स लेके आनी है, लोगों को क्या चाहिए, ये सब। फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने सर्वे किया, पता लगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा चिल्ड्रन है, तो गवर्नमेंट प्लान कर सकती है कि वहाँ पे ज़्यादा स्कूल्स बनाए। फिर एक कैफ़े रिश्ता बाय यूपी पुलिस। ये एक कैफ़े है जो कि बेसिकली पुलिस ने स्टार्ट करा है नोएडा यूपी में। लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कॉफ़ी चाय पी सकते हैं और पुलिस ऑफिसर्स के बात भी कर सकते हैं। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये पुलिस को और फ्रेंडली और अप्रोचेबल बेसिकली बनाता है। लोग और कंफर्टेबल होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हुए पुलिस को। एग्जाम्पल, मान लो एक स्टूडेंट जो है वो नर्वस है टू गो टू पुलिस स्टेशन, तो वो कैफ़े रिश्ता आ सकते हैं टू क्वेश्चन फ्रीली। बेसिकली सिविलियंस और पुलिस के बीच में रिश्ते को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट इज़ पेरिस एआई समिट 2025। एक बड़ी सी मीटिंग हुई थी पेरिस में 2025 में, जहाँ पे कंट्रीज़, वेरियस साइंटिस्ट, वेरियस कंपनीज़ आई थी एआई के बारे में, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने। ये इतना मैटर क्यों करता है पेरिस एआई समिट 2025? क्योंकि एक पावरफुल है एआई, एक टूल, लेकिन उसको हमें सेफली और फेयरली यूज़ करना चाहिए। तो कंट्रीज़ कुछ ऐसे रूल्स बनाने के लिए यहाँ पे मिली थे पेरिस एआई समिट में, एआई पे डिस्कशन करने पे कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, कैसे हम रूल्स बनाएं जिसको हम एआई को जो है उसको अच्छे तरीके से उसका यूज़ कर सकें और ऐसा ना हो कि उससे जॉब्स या प्राइवेसी को हार्म पहुँचे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एआई को हम हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए, बट ऐसा ना हो कि जो पेशेंट्स का डेटा है वो अनसेफ है। तो इस टाइप की चीज़ों पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशंस के लिए ये पेरिस एआई समिट कराया गया था। नेक्स्ट इज़ मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट। तो मिशन 300 क्या है? मिशन 300 का मतलब ये एक बेसिकली एक प्लान है अफ्रीका का कि वो 300 मिलियन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाएगी 2030 तक। अब ये क्यों चाहिए? ये प्लान इसलिए चाहिए क्योंकि भाई वहाँ के जो विलेजेस हैं, होम्स हैं अफ्रीका में, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के लोग पढ़ नहीं सकते, रात को फैंस नहीं चला सकते, मतलब बेसिक काम नहीं कर सकते अपने। अब ये क्यों गया है? वाई वॉट वॉज डन, मतलब मिशन 300 समझ में आ गया क्या है, बट क्या करा गया? तो जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक प्रॉमिस बनाया कि वो जो है साथ में काम करेंगे क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, राइट। तो क्या प्रॉमिस था वो? उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन करी। वो डिक्लेरेशन क्या थी? दर एस सलाम डिक्लेरेशन। दर एस सलाम कौन सी कंट्री कैपिटल है, मेरे को कमेंट में बता दो। फिर एक स्वार रेल एप्लीकेशन, तो एक ये मोबाइल ऐप है, ठीक है, और इंडियन रेलवेज़ ने लॉन्च करी है ये। अब इस ऐप के थ्रू आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन के टाइम देख सकते हो कि आपकी ट्रेन कहाँ है, टिकट्स को कैंसिल कर सकते हो। यानी कि 3-4 डिफरेंट वेबसाइट्स और या ऐप्स का यूज़ करने की बजाय आप एक सिंपल ऑफिशियल वेबसाइट स्वार रेल ऐप का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ इकोवास, दैट इज़ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये बेसिकली एक ग्रुप है 15 कंट्रीज़ का, नाम से पता लग रहा है वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स यानी कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ होंगी। और ये क्यों काम कर रही हैं? पीस के लिए और बिज़नेस के लिए, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, जो 3 कंट्रीज़ है ना, रिसेंटली क्या हुआ है, क्यों न्यूज़ में है, 3 कंट्रीज़ हैं, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, इन्होंने इकोवास को छोड़ दिया। इन्होंने बोला इकोवास जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करता प्रॉपरली और पॉलिटिकल ट्रबल है इन कंट्रीज़ के बीच में। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है इकोवास, या जो ये चीज़ हुई है, बेसिकली जो इकोवास है ये यूनिटी और पीस को अफेक्ट करेगा उस रीजन में, और ये दिखाता है कि रीजनल मेंबर्स को हर एक मेंबर्स की बात सुननी चाहिए, तभी इन्होंने 3 कंट्रीज़ ने लीव किया, ठीक है। नेक्स्ट है सी यूएई ब्लू वीज़ा। तो यूएई ब्लू वीज़ा एक 10 ईयर रेजिडेंस वीज़ा है जो कि यूएई ने इंट्रोड्यूस करा है। अब किसके लिए है ये? उन इंडिविजुअल्स के लिए जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी में अपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। अब वो या तो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, या रिसर्चर्स हो सकते हैं, या किसी ग्लोबल इन्वायरमेंटल अवार्ड्स के विनर्स हो सकते हैं। तो उनके लिए ब्लू वीज़ा जो है यूएई ने इंट्रोड्यूस करा है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वीज़ा इंकरेज करता है और उन लोगों के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है जो ग्रीनर और सस्टेनेबल फ्यूचर एनविजन करना चाहते हैं।
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने सक्सेसफुल कैंपेन जो है वो चलाया है वेरियस कंट्रीज़ में प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूएई ने ये ब्लू वीज़ा का कंसेप्ट जो है ये इनिशिएट किया है। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 101 क्लोज 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये आर्टिकल क्या कहता है, अगर एक एमपी दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी मेंबर है, वो अगर हाउस की मीटिंग से एब्सेंट है 60 लगातार दिनों तक बिना परमिशन के, तो उनकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर हम कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंश्योर करता है कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सेशंस को अटेंड करें और अपनी जो लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ हैं उसको फुलफ़िल करें। फॉर एग्जांपल अगर एक एमपी जो है वो 2 सेशंस को मतलब 2 महीने तक कोई भी सेशन अटेंड नहीं करता बिना हाउस को इन्फॉर्म करे, तो उनकी जो सीट है एमपी की वो वेकेंट डिक्लेयर करी जा सकती है। दे माइट लूज देयर सीट। क्लियर। नेक्स्ट इज संचार साथी मोबाइल ऐप। तो ये एक मोबाइल ऐप है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है। फीचर्स क्या हैं इसके, जो कई बार ऐसा होता है मोबाइल फ़ोन्स खो जाते हैं या चुराए जाते हैं, तो उनको ब्लॉक करना, मोबाइल कनेक्शंस आपके नाम पे कौन कौन से हैं उसको चेक करना। संचार साथी ऐप ना आप जाओगे, मतलब इट्स वेरी नाइस। संचार साथी ऐप ओपन करो, उस पर अपना लाइक जब आप गूगल पे ओपन करो तो टैफकॉप कुछ लिखा आएगा, उस पर क्लिक करो, अपना नंबर फीड करो एंड OTP आता है, OTP डालो, तो ये पता लग जाएगा कि आपके आधार कार्ड से रिलेटेड कितने नंबर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई ऐसा नंबर है जो आपका नहीं है, तो ऐसा हो सकता है वो फेक नंबर है या उसका कोई नेगेटिव यूज़ हो रहा हो और रजिस्टर्ड आपके आधार कार्ड पे है, तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो खुद से ही। ठीक है। तो ये बेसिकली संचार साथी ऐप है। तो ये यूज़र्स को अपने मोबाइल डिवाइसेस को और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर आपका मोबाइल खो गया तो आप खुद से जो है इस ऐप को यूज़ करके अपने मोबाइल को नंबर को ब्लॉक करवा सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2025। अब ये क्या है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एक टूल है, जो कि इंडेक्स है, एक टूल है, कुछ मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए निकाला गया होगा, राइट। जो कि किसने इंट्रोड्यूस करा था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। किस चीज़ के लिए, कुछ मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए कि जो ग्राम पंचायत हैं, विलेज काउंसिल्स हैं, उन्होंने कितनी प्रोग्रेस करी है। किस चीज़ में प्रोग्रेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए कितनी प्रोग्रेस करी है। अब कैसे काम करा, हाउ डज़ इट वर्क। जो ये इंडेक्स है इसने 2.16 लाख पंचायत्स को एसेस करा कि जो 9 इम्पॉर्टेंट SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको इन्होंने कितना फॉलो किया है, क्या इनकी लोकल गवर्नमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी है, कितना ये काम कर रहे हैं, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स से ये आइडेंटिफाई हमने करा कि कौन सी पंचायत अच्छा तरह से परफॉर्म कर रही है। ठीक है। और जो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है उनमें और क्या कमी रह गई, जिसमें फिर उससे हम रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं उनको उस फील्ड में, उस क्षेत्र में। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पंचायत है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रही है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है, तो उसका स्कोर हाई होगा इंडेक्स में, सिंपल सी बात है, राइट। क्योंकि ये सैनिटेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कम्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कमेंट्स में बता दो मुझे। नेक्स्ट इज इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। अब ये क्या है, ये एक लॉ है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनेक्ट किया है। क्यों किया है, कुछ रेगुलेट करने के लिए। क्या रेगुलेट करने के लिए, नाम से पता लग रहा है, इमिग्रेशन, यानी कि जो फॉरेनर्स लोग हैं वो देश में आ रहे हैं, वो रुक रहे हैं या स्टे कर रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए लॉ है। अब इसके अंदर क्या है, मतलब अगर कोई यहाँ पर रह रहा है इंडिया में फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ है बेसिकली इस एक्ट बिल के तहत। ठीक है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग बाय इंस्टीट्यूशंस होस्टिंग फॉरेनर्स, सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और इमिग्रेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल क्या है इस एक्ट के अंदर, अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर कोई फॉरेन स्टूडेंट एनरोल्ड है तो उन्हें उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है लैंडमाइन ट्रीटी, दैट इज़ ओटावा ट्रीटी। लैंडमाइन जो है वो क्या होते हैं, ओटावा ट्रीटी को हम माइन बैन ट्रीटी भी कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो क्या करती है, एंटी पर्सनल लैंड माइन्स का यूज़, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन और ट्रांसफ़र को प्रोहिबिट करती है। व्हाट इज़ दिस एंटी पर्सनल लैंड माइन्स। हाँ जी, बेसिकली
एक्सप्लोजिव्स हैं जो कि ग्राउंड के अंडर बरीड रहते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने उस पर पैर रख दिया तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। एंटी पर्सन का मतलब अगेंस्ट पीपल। तो ये लैंड माइन्स जो हैं दे आर नॉट मेंट टू डिस्ट्रॉय टैंक्स और व्हीकल्स, बट इससे ह्यूमन बींग्स जो है उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो सकती है। अभी कैसे काम करते हैं भाई, एक सोल्जर या एक सिविलियन मान लो फील्ड में काम कर रहा है, अगर उसने हिडन लैंड माइन पर पैर रख दिया तो एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन लैंड माइन तो लगाया था दुश्मन के लिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पे ही ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया इसका, राइट। सिविलियन पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द इशू। इसीलिए लैंड माइन ट्रीटी जो है बेसिकली है, एग्जिस्ट करती है। एज ऑफ नाउ 165 कंट्रीज़ जो है इसको ज्वाइन कर चुकी हैं इस ट्रीटी को। इंडिया ने अभी इसको साइन नहीं करा है, चाइना भी अभी इसको साइन नहीं किया है। पोलैंड, लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया, इन्होंने बोला है कि हम विड्रॉ करेंगे इससे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ये क्यों इम्पोर्टेंट है लैंड माइन्स ट्रीटी। नेक्स्ट आपका ये है अरब लीग। तो बेसिकली इसमें क्या है, अरब लीग एक ग्रुप है अरब कंट्रीज़ का जो आपस में आए हैं टुगेदर, क्या डिस्कस करने के लिए और कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिससे उनके बीच में जो यूनिटी है वो बनी रहे, ठीक है। बेसिकली अरब नेशंस का एक ग्रुप है, एक क्लब है जो सिमिलर लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनकी शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड कल्चर है और सेम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ वो लोग फेस करते हैं। 22 मार्च 1945 को ये बना था। हेडक्वार्टर्स इसके कायरो इजिप्ट में है। कितने मेंबर्स हैं इसके, 22 मेंबर्स हैं इसके। गोल्स क्या हैं इसके कि मेंबर कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना, अपने आपस में डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करना, एजुकेशन, कल्चर, इकोनॉमी और हेल्थ में कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना, ठीक है, और यूनाइटेड खड़े रहना इंटरनेशनल इशूज़ पे। तो सिंपल सी बात है। आई होप नाउ इट इज़ रीसेंट एग्जाम्पल देख लो क्या है। अरब लीग जो है उसने रीएडमिट करा है सीरिया को, उसको 2011 में निकाल दिया था ग्रुप से, फिर उसको रीएडमिट करा है, ठीक है। और इंडिया मेंबर नहीं है ऑब्वियसली, इंडिया कहाँ से मेंबर रहा इसका। हाँ जी, एनसीसी क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, सबको पता है। मिनी आर्मी ट्रेनिंग मान लो इसको, मतलब आर्मी ट्रेनिंग तो खैर नहीं है, तभी इसने मिनी आर्मी ट्रेनिंग बोला। आपको पता होगा इनकी यूनिफॉर्म भी होती है एनसीसी की, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। डिसिप्लिन सिखाता है ये, पेट्रोटिज्म सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है, मार्चिंग करते हैं ये लोग, परेड्स करते हैं ये लोग, ठीक है। ये क्या है, इसका मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। ये फिर कुछ कैंप्स भी अटेंड करते हैं, इंडिपेंडेंस कैंप, रिपब्लिक डे परेड्स, इवन ये ट्रेनिंग सेशंस में भी जाते हैं कई बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कैंप्स में, ठीक है। एनएसएस भी है फिर एक नेशनल सर्विस स्कीम, ये सोशल वर्क और कम्युनिटी सर्विस के बारे में है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है ये, स्टूडेंट्स जिसमें प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, क्लीनिनेस कैंपेन्स करते हैं, ब्लड डोनेशन, अवेयरनेस रैलीज, सर्वेज एंड टीचिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, ये सब काम करते हैं। मोटो क्या है इसका, नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है इसमें भी कैंप्स लगाते हैं, 7 डे स्पेशल कैंप्स होते हैं, YLTC यानी कि यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं इसके, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते हैं जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आते हैं। अब रिपब्लिक डे कैंप बताया ना, RDC उसको बोलते हैं, बिगेस्ट कैंप है न्यू दिल्ली में जो लगता है हर साल रिपब्लिक डे से पहले बेसिकली, और 26 जनवरी को फिर इनकी परेड होती है, ठीक है। बेस्ट NCC और NSS कैडेट सेलेक्ट होते हैं और फ्रॉम द इंडिया, फिर वो अपने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन तो नहीं देखना बस। भारत मंडपम आपने सुना होगा काफ़ी कुछ, भारत मंडपम में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है प्रोग्राम गवर्नमेंट का। एक मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, ये इनॉग्रेट हुआ था 2023 में, और इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट है, ठीक है। और मतलब एक टाइम पे इसमें 7,000 लोग आ सकते हैं, ठीक है। एंड भारत मंडपम जो नाम है वो आपका अनुभव मंडपम से इंस्पायर है, ठीक है। जो बेसिकली ऐसी जगह है, एक ऐसा आर्किटेक्चर जहाँ पे इंडियन एलिमेंट्स, ट्रेडिशनल इंडियन एलिमेंट्स को मॉडर्न डिज़ाइन के साथ ब्लेंड करा गया है, ठीक है। G20 समिट 2023 भारत मंडपम वेन्यू था इसका, जो 18th G20 समिट हुई थी ना 2023 में, उसका फर्स्ट टाइम इंडिया ने जब ये होस्ट किया था तो यहीं पर किया था, और काफ़ी सारा चीज़ें ये जो है यहीं पर करते रहते हैं, ठीक है जी। स्वच्छ भारत मिशन नेशन वाइड क्लीनिनेस कैंपेन है जो कि 2 अक्टूबर 2014
बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब लॉन्च किया था ये। इसका ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑफेंडिफिकेशन को ख़त्म करना, सैनिटेशन को प्रमोट करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इन्हांस करना कंट्री में। 2 फेज़ में चलाया जा रहा है बेसिकली ये। फेज़ 1 2014 से 19 टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। फिर फेज़ 2 2020 से 2025 बेसिकली फ़ेज़ 1 के अचीवमेंट्स को सस्टेन करना और वेस्ट मैनेजमेंट के जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन रूरल एरियाज़ में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इम्प्लीमेंट करा है। टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करो, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कम्युनिटी लेड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। फिर अर्बन एरियाज़ में मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अचीव गार्बेज फ्री स्टेटस फॉर सिटीज़, इम्प्लीमेंट 100% सोर्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो 2024 की अचीवमेंट्स देखो क्या है। रूरल एरियाज़ में 100 मिलियन टॉयलेट से ज़्यादा टॉयलेट्स जो हैं बन चुके हैं, ठीक है। दीज आर द अचीवमेंट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.2 एडिक्वेट एंड इक्विटेबल सैनिटेशन एंड हाइजीन फॉर ऑल, इसकी तरफ हम फॉलो कर रहे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक स्टैम्पीड का कंसेप्ट है, बहुत सुनते रहते होगे आप। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एकदम से उनके बीच में भागदौड़ सी मच गई अनकंट्रोलेबल मैनर में, जिससे पैनिक, इंजरी, इवन डेथ भी कॉज हो जाती है लोगों की। क्राउडेड जगह में ये होता है, ठीक है। ओवर क्राउडिंग की वजह से पैनिक, लैक ऑफ कंट्रोल, इन सब चीज़ों से जो है स्टैम्पीड जो है, हज में कई बार स्टैम्पीड हो जाया करती है, और वेरियस इंडिया में कुंभ मेले में कई बार स्टैम्पीड जो है हो जाती है। तो क्राउड को अच्छे से मैनेजमेंट करना, पब्लिक अवेयरनेस, इस तरीके से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड की लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज़ को। 1987 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को इस्टेब्लिश करा गया था। इसके हेडक्वार्टर्स लंदन में है। एडिशनल ऑफिसेज इसके बाकी कंट्रीज़ में हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, सिंगापुर, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के? कि गोल्ड डिमांड को प्रमोट करना, गोल्ड का यूज़ और इन्वेस्टमेंट वेरियस सेक्टर्स में इंकरेज करना, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना और क्रिएट करना जिससे गोल्ड ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट हो सके। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन द गोल्ड मार्केट, इसको इस्टेब्लिश करना। की इनिशिएटिव्स हैं इससे कुछ, जैसे कि गोल्ड बार इंटीग्रिटी प्रोग्राम, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के साथ इसने बनाया था ये, ठीक है जी। और 45 कंट्रीज़ में इसके मेंबर्स ऑपरेट करते हैं एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है शेपिंग द गोल्ड मार्केट। बाकी तो इसमें इतना कुछ है नहीं, सिंपल हेडक्वार्टर्स ध्यान रख लेना कहाँ पर है। फिर एक प्रोजेक्ट वीर गाथा है, इसके बारे में आपने सुना होगा। एक बेसिकली एनुअल इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है। माई गवर्नमेंट इंडिया ऐप के साथ कोलैबोरेशन। माई गवर्नमेंट इंडिया ऐप है बेसिकली, अब चेक करना, ठीक है। क्यों करा है ये? टू ऑनर द ब्रेवरी ऑफ इंडियाज़ गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, और बेसिकली स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने का पर्पस है अक्रॉस द नेशन। प्रोजेक्ट का जो एम है वो ये है, पेट्रोटिज़म की वैल्यूज़ को प्रमोट करना, सिविक कॉन्शियसनेस और नेशनल प्राइड की वैल्यू को बिल्ट करना स्कूल चिल्ड्रन में। उसके ऑब्जेक्टिव हैं कि स्टूडेंट्स को बताओ कि ये हमारे गैलेंट्री अवार्डीज़ हैं, उनको सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताओ, कॉम्पिटिशन्स एंगेज करवाओ, ऐसे कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, ये सब चीज़ें। तो वीर गाथा 1.0 आया था 2021-22 में, ठीक है। पार्टिसिपेशन था इसमें लोगों का 8 लाख स्टूडेंट्स का। वीर गाथा 2.2, वीर गाथा 3.0 एंड वीर गाथा 4.0, तो ये करते रहते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स क्लास 3 से 12 पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे राइटिंग होती है इसमें, ड्राइंग एंड पेंटिंग, पोइट्री, मल्टीमीडिया, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर जो एंट्रीज़ हैं कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे सिलेक्ट होती हैं, और हर एक नेशनल लेवल विनर को बेसिकली 10,000 का प्राइज़ दिया जाता है। नेशनल लेवल पे उसको मतलब बेस्ट 100 एंट्रीज़ को सुपर 100 का ऐसे बोला जाता है, ठीक है।